हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करने जा रहे हैं महात्मा गांधी जी के राजनीतिक विचार, पॉलिटिकल आइडियाज़ ऑफ महात्मा गांधी। होपफुली आपने पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियोस बहुत अच्छे से देख लिए होंगे, लाइफ हिस्ट्री को समझ लिया गया होगा और आपको पता चलेगा कि किस तरह से भारतीय राजनीति में महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इसके लिए सबसे पहला पॉइंट हम देखते हैं राज्य संबंधी विचार। मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में राज्य का मतलब रूल करने वाली व्यवस्था से, सरकार से है। हालांकि राज्य सरकारों का कि वो समाप्ति चाहते थे, किसी प्रकार का राज्य या नियंत्रणकारी संस्था को वो नहीं चाहते थे। गांधी जी का ये विश्वास था कि वर्तमान राज्य में शक्ति का अधिक से अधिक केंद्रीकरण होना, राज्य की संपूर्ण शक्ति का प्रयोग कुछ एक व्यक्तियों द्वारा ही होता है। इस कारण गांधी जी राज्य के वर्तमान रूप को पसंद ही नहीं करते थे। उनका मानना ये था कि जो ये शक्ति है कुछ ही लोगों के हाथों में केंद्रित है, जो कि सही नहीं है। उनका विचार था कि राजनीतिक शक्ति स्वयं में एक अंतिम लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक साधन है जिसके द्वारा व्यक्तियों का विकास किया जाना होता है। परंतु वर्तमान में क्या है, राज्य सरकारें पहले अपना विकास करती हैं, फिर लोगों के कल्याण के लिए सोचती हैं। इसी कारण गांधी जी राज्य को समाप्त करके एक ऐसा राज्य स्थापित करना चाहते थे जहां प्रत्येक व्यक्ति अपना शासक स्वयं होगा, जहां प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन इस प्रकार व्यतीत करेगा कि दूसरों के जीवन के रास्ते में किसी प्रकार से कोई बाधा ना आए। फिर दूसरे पॉइंट है आदर्श समाज। गांधी जी एक आदर्श समाज की कल्पना करते कि कौन सा समाज उनके अनुसार आदर्श होगा। सबसे पहला वो मानते कि वो समाज आदर्श है जहाँ पर गांव किसी भी शासन की, लोकतंत्र की प्रारंभिक इकाई होंगे। गांधी जी का एक ऐसा आदर्श समाज राज्यविहीन, वर्गविहीन तो होगा ही, जहाँ पर गांव जो होंगे उनको पूर्ण स्वायत्तता मिलेगी। ऐसे समाज में पुलिस, सैनिक शक्ति की इतनी अधिक आवश्यकता ही नहीं होगी, क्योंकि इसमें रहने वाले लोग जो हैं अपना शासन स्वयं चलाएंगे। तो अपना शासन स्वयं चलाते वक्त वो स्वयं से ही गलतियां नहीं करेंगे, कोई किसी प्रकार का अपराध नहीं करेंगे, इसलिए पुलिस और सैनिकों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वो एक धर्मनिरपेक्ष समाज भी चाहते थे जहाँ पर सभी धर्मों को समान स्वतंत्रता मिली हो। उनका मानना था कि आदर्श समाज लोकतंत्र पर आधारित होना चाहिए। प्रत्येक गांव में पंचायत होनी चाहिए, सब शासित गांव होना चाहिए, जेलें नहीं हो और बल्कि छोटे छोटे सब शासित गांव, पंचायतें तथा सुधार घर होने चाहिए, जहां अपराधियों को सुधरने का, उन्हें लाभदायक नागरिक बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया जाए। गांधी जी एक ऐसे समाज में विशेष रूप से दो गुण देखते थे। पहला कि लोगों का अपेक्षित सहयोग होना मिलना चाहिए, दूसरा शक्तियों का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। विकेंद्रीकरण को मैं कई बार एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि शक्ति सत्ता का केंद्र किसी एक के या कुछ लोगों के पास न होकर सभी लोगों के पास होना। विकेंद्रीकरण के सिद्धांत को न केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही बल्कि वो आर्थिक क्षेत्र में भी लागू करना चाहते थे। आर्थिक क्षेत्र का मतलब है, आर्थिक क्षेत्र में विकेंद्रीकरण का मतलब है जैसे कि घरेलू कुटीर उद्योग हो गए, बड़े उद्योगों की बजाय छोटे उद्योगों पर फोकस होना, क्योंकि गाँव में ज़्यादातर छोटे ही उद्योग होते हैं। गांधी जी अपने आदर्श समाज में अमीरों से अतिरिक्त धन या संपत्ति लेकर लोगों के कल्याण पर लगाना चाहते थे। बस शर्त इतनी थी कि अमीर लोग स्वेच्छा से उसे दान करना चाह रहे हो, उन्हें लगे कि फालतू धन है उनके पास तो वो उसे लोगों के कल्याण के लिए लगा दें। वो धन के संरक्षक या कहें कि ट्रस्टी की तरह काम करेंगे। इसके अलावा गांधी जी का आदर्श समाज जो होगा वो अहिंसा पर आधारित होगा, जहाँ व्यक्ति का स्वाभिमान और सम्मान बना रहेगा। तीसरे पॉइंट में वो राज्य का कार्यक्षेत्र कहते हैं। जैसा कि मैं बता ही चुकी हूँ, राज्य सरकारों में उनका बिल्कुल भी हस्तक्षेप नहीं था। राज्यों को के अंत की बात करते हैं, खत्म कर देने की बात करते हैं, परंतु वो राज्यों को एकदम से समाप्त नहीं करना चाहते। वो सरकारों को या राज्य को सीमित कर देना चाहते हैं। शुरुआत में उनका विश्वास था कि राज्य को कम से कम कार्य करने चाहिए तथा व्यक्तियों के निजी कार्यों में कम से कम हस्तक्षेप देना चाहिए। वो चाहते थे कि लोगों को न्याय तथा राज्य के न्यायालयों द्वारा नहीं अपितु पंचायतों द्वारा मिलना चाहिए। उनका विचार था कि राज्य की शक्तियों में बिल्कुल वृद्धि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राज्य की बढ़ती शक्ति व्यक्तिगत स्वतंत्रता को नष्ट कर देती है, जो मानव सभ्यता के विकास का मूल आधार है। फिर इसी तरह से अहिंसा एक छोटा सा टर्म है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। अहिंसा यानी कि किसी को न मारना, साधारण शब्दों में, परंतु गांधी जी इस शब्द का बड़ा ही व्यापक इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने अहिंसा को आत्मिक और दैवी शक्ति के तौर पे बताया है। उनके अनुसार अहिंसा से अभिप्राय केवल किसी को भी विचार, शब्द अथवा कार्य द्वारा नुकसान ना पहुंचाना ही नहीं है, बल्कि किसी व्यक्ति के बारे में बुरा सोचना, कठोर भाषण देना भी एक हिंसा है।
इसीलिए गांधी जी जो है आंतरिक और बाहरी दोनों प्रकार से अहिंसा को इस्तेमाल करने की बात करते हैं। दूसरा वो कहते हैं कि अहिंसा जो होती है बहादुरों का गुण है, ना कि कमज़ोर दिल का। कमज़ोर दिल तथा अहिंसा दो अलग अलग बातें हैं। एक कमज़ोर दिल व्यक्ति खतरे की संभावना को देखते ही दौड़ जाता है, उसका सामना ही नहीं करता। गांधी जी ने कायरों की आलोचना की है। वो कहते हैं कि मुझे कायरों और हिंसा में से किसी एक को चुनना पड़े, यानी वायलेंस में से किसी एक को चुनना पड़े, तो मैं हिंसा वॉयलेंस को चुनना अधिक पसंद करूंगा बजाय कि कायर या कमज़ोर होना। तो ये मत समझिए कि अहिंसा का मतलब ये नहीं कि विरोध आपको दर्ज करवाना ही नहीं, आपको चुपचाप रहना है, आपको कायर बन के नहीं रहना है। फिर एक इम्पोर्टेंट वो धारणा देते हैं सत्याग्रह, जिसका अर्थ बताया है वो विधि जिसके द्वारा बुराई, अन्याय, अत्याचार का सामना प्यार से, स्वयं को कष्ट सहने से करना है। यानी कि आप बहुत ही वन्य अनुनय से अपने को कष्ट पहुंचा दे लेकिन दूसरे को कष्ट ना पहुंचाए, इस तरीके से इस विधि से अपनी बात को मनवाना सत्याग्रह है। सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ सच्चाई पर डटे रहना है। एक सच्चा सत्याग्रही प्यार तथा बुराई का विरोध करता है, वह अपने विरोधी को नहीं बल्कि स्वयं को कष्ट देता है। इससे क्या हुआ कि विरोधियों की आंतरिक भावना प्रेरित होगी, उनमें दया भावना आएगी और वो अपने आप से आपके ऊपर कष्ट आपका शोषण करना बंद कर देंगे, क्योंकि आप विरोधियों के अंदर दया भावना जगा रहे हो। गांधी जी के विचार में सत्याग्रह का तात्पर्य कष्टों को सहन करके सत्यता प्रकट करना है। हालांकि ये पॉइंट्स मैं 16 नंबर में भी आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊंगी। इसके अलावा कुछ विधियां बताते हैं वो सत्याग्रह की, जिसमें है असहयोग, हड़ताल, धरना देना, सामाजिक बहिष्कार, सविनय अवज्ञा, व्रत रखना, हिजरत करना, जिसको मैं 16 नंबर के क्वेश्चन में सत्याग्रह को अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊंगी। फिर है धर्म और राजनीति। कई आपने थिंकर्स पढ़ा होगा कि जो धर्म और राजनीति को अलग करना चाहते हैं, परंतु नहीं, गांधी जी कहते हैं दोनों ही एक सिक्के के पहलू हैं। आप राजनीति को धर्म से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनका मानना था कि एक धर्म कहीं ना कहीं क्या है, व्यक्ति में नैतिकता लेकर आता है। नैतिकता से व्यक्ति ईमानदार बनता है। धर्म से क्या है, कहीं ना कहीं व्यक्ति के अंदर एक डर की भावना होती है, कुछ अनुचित कर देने के डर की भावना, और वो अनुचित कर देने का डर जो है राजनीति में भी उसे भ्रष्टाचार करने से या किसी का शोषण करने से रोकता है। इसलिए धर्म और राजनीति को वो बिल्कुल भी अलग नहीं करना चाह रहे थे। इसके अलावा गांधी जी का धर्म किसी एक विशेष धार्मिक समुदाय के सिद्धांतों की चार दीवारी में बिल्कुल भी सीमित नहीं था, बल्कि एक वो विश्वव्यापी धर्म था। गांधी जी का धर्म वास्तव में विश्वव्यापी नैतिक सिद्धांतों का समूह था। उनके विचार में इस ब्रह्मांड के लिए ब्रह्म द्वारा निश्चित किए गए नैतिक नियमों पर एक अटूट विश्वास का नाम ही धर्म है, जो राजनीति में एक तरह की पवित्रता लेकर आता है। फिर हम बात करते हैं साध्य तथा साधनों की। देखिए, साध्य का मतलब होता है लक्ष्य जो आपको पाना है, और साधन क्या होते हैं, उस लक्ष्य को पाने के लिए जो भी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी विचार आप इस्तेमाल करते हैं, जो भी हथियार या हथियार नहीं कहेंगे, जो भी साधन आप इस्तेमाल करते हैं वो साधन होते हैं। तो साध्य की प्राप्ति के लिए साधन, तो गांधी जी कहते हैं कि जो ये एंड मीन्स है, जो साधन और साध्य हैं, यदि आप साध्य है यानी कि लक्ष्य अच्छा निर्धारित करोगे तो आपके साधन जो है आप ऑटोमेटिकली पवित्र हो जाएंगे। गांधी जी ने जहाँ अच्छे साध्य की प्राप्ति पर बल दिया है, वहाँ इस बात का प्रभावशाली समर्थन किया है कि अच्छे साध्य की प्राप्ति के लिए आप अच्छे साधनों का भी बहुत होना आवश्यक है। गांधी जी ने साधनों की तुलना बीज से की है। उनका तात्पर्य कि जिस प्रकार का बीज होगा उसी प्रकार का वृक्ष, उसी प्रकार के फल लगेंगे। यदि इसी प्रकार यदि साधन अच्छे हैं तो साध्य भी अपने आप ही अच्छा हो जाएगा। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति आपका साध्य है, और आप उसमें अहिंसा, सत्याग्रह और इस प्रकार के साधन इस्तेमाल करें जिससे दूसरों को कष्ट नहीं पहुंच रहा है। तो इससे क्या है, आपका जो साध्य है, आपकी स्वतंत्रता बहुत आसानी से आपको मिलेगी, और जो है वो सच्चे अर्थों में स्वतंत्रता होगी। आप हिंसा का इस्तेमाल करके वो स्वतंत्रता नहीं पा सकते जो अहिंसा के माध्यम से पा सकते हैं। फिर उनका एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्वतंत्रता संबंधी विचार। देखिए, स्वतंत्रता का सेम आइडिया है जैसा कि आपने औरों के
आइडियाज़ पिछले सेम में ही पढ़े हैं, स्वतंत्रता संबंधी कैसे विचार होते हैं, तो वही चीज़ें इसमें एक्सप्लेन की गई कि गांधी जी स्वतंत्रता को कैसे चाहते थे। हर प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसी प्रकार का कोई नियंत्रण ना हो, हस्तक्षेप ना हो, लोग अपना आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकास स्वयं से करें, तो इस प्रकार की वो स्वतंत्रता चाहते थे। इस पॉइंट को मैं ज़्यादा आपको एक्सप्लेन करवाऊंगी नहीं, क्योंकि बहुत ईजी सा पॉइंट आप खुद भी कर सकते हैं। फिर आते हैं स्वराज्य के संबंध में विचार। स्वराज्य क्या है? स्वराज्य का अर्थ होता है अपना शासन। आप अपना शासन खुद चलाएं, वो होता है स्वराज्य। संपूर्ण स्वतंत्रता नहीं कह सकते कि पूरी स्वतंत्रता आपको मिल जाएगी, बल्कि ये एक आत्म शासन और आत्म संयम की बात कहते हैं कि आपका आत्मशासन तो होगा, यानी कि खुद से आप शासन तो करेंगे ही, इसके अलावा आप एक आंतरिक तौर पर खुद पे भी संयम रखेंगे कि आप गलत चीज़ें ना कर पाए। आत्म संयम उनका आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो आत्मशासन है वो व्यवहारिकता है। कहते हैं कि आप अगर आत्म संयम करना सीख जाएंगे, आध्यात्मिक पक्ष को मजबूत कर लेंगे, जो प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक पक्ष है, यानी कि शासन करना, वो आप ऑटोमेटिकली बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। फिर उनका एक पॉइंट आता है लोकतंत्र संबंधी विचार। लोकतंत्र आपको बहुत बार एक्सप्लेन किया है कैसे विचार होते हैं, मैं बार बार इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करूँगी। ये इतने से आप समझ लें कि गांधी जी का लोकतंत्र में पूर्ण विश्वास था। उनका लोकतंत्र केवल राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित नहीं था, बल्कि सामाजिक, आर्थिक क्षेत्र भी इसके दायरे में आते थे। गांधी जी चाहते थे कि उनके स्वपन का लोकतंत्री शक्तियों के विकेंद्रीकरण, अहिंसक सिद्धांतों पर आधारित उनका लोकतंत्र होना चाहिए। ऐसे लोकतंत्र में लोगों को अधिक से अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए। राजनीतिक शक्ति को कुछ एक व्यक्ति के हाथों में केंद्रित नहीं होना चाहिए। शासन के कार्यों में सभी प्रत्यक्ष तौर पर भाग लें। उनका लोकतंत्र न केवल राजनीतिक, आर्थिक स्वतंत्रता देता हो, बल्कि नैतिक स्वतंत्रता भी लोगों को देता हो। फिर है राष्ट्रवाद संबंधी विचार। जो राष्ट्रवाद का मतलब भी मैंने कई बार बताया, अपने देश से प्रेम करना, अगाध प्रेम करना। उनके मन में ये तीव्र इच्छा था कि स्वतंत्र भारत विश्व के राष्ट्रों के समाज में सम्मानीय स्थान प्राप्त करें। उनके राष्ट्रवादी विचारों में स्वदेशी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। देसी वस्तुओं को पसंद न करने के कारण विदेशी वस्तु के प्रयोग का तात्पर्य एक विदेशी बनना था। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के विकास की बात करते हैं, स्वदेशी की बात करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रत्येक भारतीय को अपने विचारों में, कार्यों में, भाषा में, वेशभूषा में हर प्रकार से स्वदेशी होना चाहिए, और यही उनका सच्चा राष्ट्रवाद है। इसी तरह से अंतर्राष्ट्रीयवाद के विचार भी हैं कि केवल राष्ट्र ही नहीं, राष्ट्रवादी ही ना बने, बल्कि अंतर्राष्ट्रवादी बने। दूसरे देशों के बारे में भी आपकी सोच सकारात्मक होनी चाहिए। एकता लाने का, भाईचारा लाने का आपको प्रयास करना चाहिए। इस तरह से बहुसंख्यकों व अल्पसंख्यकों में भाईचारे की बात करते हैं। बहुसंख्यक यानी मेजोरिटी में हिंदू है, अल्पसंख्यक मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये सब हैं। तो ये कहते हैं कि आपस में भाईचारे की भावना होनी चाहिए। अल्पसंख्यक सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, भाषाई आधार के, स्वरूप के आधार पर होते हैं, परंतु ये बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यकों के आपसी संबंधों की समस्या प्रत्येक समाज में विद्यमान ही रही है। गांधी जी का विचार था कि इस समस्या को सुलझाने का विशेष दायित्व बहुसंख्यकों के सिर पर है। बहुसंख्यक अपना कर्तव्य निभाएं अल्पसंख्यकों में ये विश्वास पैदा करने के लिए कि वो उनके ही समाज का हिस्सा है। उनकी बातें ध्यानपूर्वक सुने, उनको सम्मान दें। अल्पसंख्यकों को बिल्कुल भी नहीं लगना चाहिए कि वो इस देश में पराए हैं। फिर वो पूंजी और श्रम के संबंध में विश्वास की बात करते हैं। पूंजी यानी कि पूंजीपति जो लोग हैं, श्रम मतलब जो मजदूर लोग हैं, इनमें किसी प्रकार का जो भेद की खाई हो गई है अमीर गरीबी की वजह से, ये दो श्रेणियों में बंट गए हैं। वो श्रेणियां खत्म होकर राष्ट्र निर्माण के लिए पूर्ण सहयोग इन दोनों को एक दूसरे के लिए देना चाहिए। इन दोनों श्रेणियों में संघर्ष उस समय उत्पन्न होता है जब ये दोनों वर्ग अपने अधिकारों पर अधिक बल देते हैं और कर्तव्यों की बात कम करते हैं। जब ये दोनों वर्ग जो है आपस में एक साथ मिलकर अपने कर्तव्यों पर काम करना शुरू कर देंगे, तो विवाद अपने आप शांतिपूर्ण ढंग से सुलझ जाएंगे। इसीलिए गांधी जी कहते हैं कि श्रमिक जो है अपनी मजदूरी, अपनी मेहनत करेंगे। इसके अलावा पूंजीपति केवल पूंजी का ही प्रयोग ना करेंगे, बल्कि अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे, और बुद्धि के माध्यम से वो अधिक से अधिक पूंजी को जनरेट करेंगे, ताकि जो मजदूर वर्ग है उनका अधिक से अधिक भला कर सके। जितना अधिक पूंजीपतियों के पास धन एकत्रित होगा, उतना ही क्या होगा,
श्रमिकों की भलाई होगी, इस देश की भलाई होगी। फिर वो संरक्षण प्रणाली का समर्थन करते हैं। संरक्षण प्रणाली को मैं एक 16 नंबर के पॉइंट में आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी, आपको उसमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या है ये। फिर आदर्श राज्य की कल्पना, सर्वोदय संबंधी विचार, अंत्योदय संबंधी विचार, ये हालांकि आपकी बुक में नहीं दिए हैं पॉइंट, बट मैंने इनको ऐड कर दिया है। और वैसे भी मैं इन पॉइंट्स को, चारों पॉइंट्स को 16 नंबर के तौर पे अलग से पढ़ाने वाली हूँ। अगर राजनीतिक विचारों में कुछ समझ में नहीं आया तो आप इसमें से देखेंगे आने वाले 7 से 8 क्वेश्चन 16 नंबर के इन्हीं 7-8 पॉइंट्स में है राजनीतिक विचारों के, तो वो वहाँ से आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। तो अभी के लिए जो आपको इतने ये 18 पॉइंट्स करने राजनीतिक विचारों में, आप इस पर वर्क कीजिए, अपने नोट्स बनाइए। कोई क्वेरी है तो आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, कमेंट सेक्शन में भी आप लिख सकते हैं। इसके साथ ही धन्यवाद। राजनीतिक विचार आपके ख़त्म होते हैं। थैंक यू।